दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत सरकार 2047 तक भारत को डेवलप कंट्री बनाना चाहती है, एक विकसित भारत बनाना चाहती है। लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि ये इम्पॉसिबल है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि क्या ये सच में इम्पॉसिबल है। अगर इम्पॉसिबल है तो फिर चाइना डेवलप कंट्री कैसे बना, क्योंकि चाइना को आजादी और भारत को आजादी एक साथ मिली थी। फिर चाइना हमसे इतना आगे कैसे निकल गया। आज के टाइम में चाइना की जो इकोनॉमी है वो हमसे 5 गुना ज्यादा है। आखिर भारत अपने 65 सालों में किस चक्कर में उलझ करके रह गया और चाइना कौन से टेक्निक को अपनाया कि चाइना दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गई और हम अभी भी चाइना से 5 गुना पीछे हैं। तो इन चीजों पर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा भारत सरकार जो सपना देख रही है कि 2047 तक भारत को डेवलप कंट्री बना दिया जाएगा, क्या भारत सरकार इसके लिए काम कर रही है। चाइना ने जिन नीतियों को अपनाया था, क्या भारत सरकार भी उसी नीतियों को अपना रही है। आखिर चाइना कैसे डेवलप कंट्री बना, हम कैसे डेवलप कंट्री बन सकते हैं, इसके लिए हम क्या कर रहे हैं। जो चीज प्रेजेंट गवर्नमेंट कर रही है वो चीज 65 सालों में क्यों नहीं हुआ। आखिर भारत सरकार भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर पर इतना ज्यादा फोकस क्यों कर रही है और बीते 65 सालों में जो भी सरकार आई उन्होंने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर उतना ज्यादा फोकस क्यों नहीं किया। क्या हम चाइना से कमजोर थे। चाइना भी गुलाम था, हम भी गुलाम थे, दोनों को आजादी लगभग एक ही टाइम में मिली है। फिर चाइना कैसे आगे निकल गया, हम कैसे पीछे रह गए। कैसे आज चाइना अमेरिका को टक्कर दे रहा है। क्या भारत सरकार उसी प्लानिंग के साथ काम कर रही है। आइए समझते हैं बहुत ही आसान भाषा में कि कैसे हम लोग 2047 तक एक डेवलप कंट्री बनेंगे, कैसे इसकी तैयारी चल रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया अफेयर्स। गाइस, सबसे पहली बात की जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं वो अटल बिहारी वाजपेयी से काफी ज्यादा इंस्पायरिंग है। और अटल बिहारी वाजपेयी की जब सरकार थी तो उन्होंने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफी ज्यादा फोकस किया। भारत का जो स्वर्णिम चतुर्भुज है, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, तमिलनाडु, इनको जोड़ने वाला, उसको अटल बिहारी वाजपेयी के काल में ही स्टार्ट किया गया। पीएम मोदी अटल बिहारी वाजपेयी से काफी ज्यादा इंस्पायर थे और अटल बिहारी वाजपेयी के जो सपने थे उसी को पीएम मोदी ने फॉलो किया और भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर पर सबसे पहले ध्यान दिया। जो चीज चाइना आज से 10 को पहले कर चुका है उसी को हम भी कर रहे हैं, लेकिन हम थोड़ा लेट हो चुके हैं। लेट क्यों हुए हैं ये आप खुद समझ सकते हैं। समझदारों के लिए सारा काफी है, लेकिन देर आए पर दुरुस्त आए। चाइना की जिस तरह से आबादी बढ़ रही थी, चाइना ने बढ़ती आबादी के साथ साथ अपने देश को हर चीज का मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया। लोगों की कमी नहीं थी, लोगों को रोजगार देना था। चाइना ने दुनिया भर के कई हजारों कंपनियों को अपने देश में स्टेब्लिश करवा दिया और अपने लोगों को रोजगार दे दिया। सस्ते में चीज बनने लगे और दुनिया के हर एक कोने में चाइनीज चीज एक्सपोर्ट होने लगा और इस तरह से चाइना भी ग्रो कर गया। वहाँ के पब्लिक को भी रोजगार मिल गया और उनका भी पर कैपिटा इनकम सही हो गया। अगर आप ध्यान से देखें तो भारत सरकार भी यही कर रही है। विदेशों की सैकड़ों कंपनियों को भारत में बुलाया जा रहा है अलग अलग स्कीम के जरिए, अलग अलग इंसेंटिव दे करके। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है एप्पल। एप्पल के वजह से आज भारत के 1.5 लाख लोगों को रोजगार मिला है, सिर्फ एप्पल के वजह से। एप्पल भारत में क्यों आई, क्योंकि भारत सरकार एप्पल को PLI स्कीम के जरिए बहुत सारे इंसेंटिव दे रही है जिससे उनको फायदा हो रहा है। तो हमारी जो जनसंख्या है वो भी काफी स्पीड से बढ़ रही है। हम दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेटेड कंट्री बन चुके हैं। हमारी आबादी दुनिया में सबसे ज्यादा है। अगर हम भी हजारों के तादाद में कई विदेशी कंपनियों को भारत में स्टेब्लिश कर दें तो हमारे लोगों को रोजगार मिल जाएगा और ये हर एक जॉब प्राइवेट जॉब होने वाला है। सरकारी जॉब को भूल जाओ, इसकी चर्चा मैं नहीं कर रहा हूँ। सरकारी जॉब होगा तो कुछ बनेगा ही नहीं, कंपनी ठप पड़ जाएगी। सरकारी जॉब कैसा होता है आप सभी जानते हैं। भारत सरकार प्राइवेट सेक्टर पर काम कर रही है ताकि अनपढ़ लोग हो चाहे मूर्ख लोग हो अपने स्किल के अकॉर्डिंग कहीं पर भी जॉब कर सकता है और आगे बढ़ सकता है और लाखों करोड़ों कमा सकता है अकॉर्डिंग टू योर स्किल। किताबी ज्ञान का कोई जरूरत नहीं है। कंपनी को आपका आइडिया पसंद आएगा, कंपनी को प्रॉफिट होगा, कंपनी आपको प्रॉफिट देगी। प्राइवेट जॉब का ये रूल है, मेहनत के बल पर आगे बढ़ना होगा। वहाँ पर कोई भी आरक्षण नहीं होता है। जितना ज्यादा नॉलेज, जितना ज्यादा स्किल, जितना ज्यादा हार्डवर्क या जितना ज्यादा स्मार्ट वर्क, उतना ज्यादा पैसा। तो सेम चाइना ने जो किया भारत सरकार उसी पर फोकस कर रही है और इसके लिए सबसे पहले भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप करना बहुत ही जरूरी है। कंपनी तभी आएगी जब उसको हर चीज का सुविधा मिलेगा। हम सामान तो बना लिए, अब उस सामान को पोर्ट तक ले जाने के लिए अच्छे रोड नहीं है, अच्छे पोर्ट नहीं है, पोर्ट के माध्यम से दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करना है तो उसके लिए हमारे पास शिप नहीं है, कार्गो नहीं है। इसीलिए हर सेक्टर में ध्यान दिया जा रहा है। अगर बीते 65 सालों में देश की इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी रहती तो हम डेवलप कंट्री बन चुके होते। प्राइम मिनिस्टर मोदी को क्या जरूरत थी इंफ्रास्ट्रक्चर पर इतना पैसा लगाने का। हम अपना आधा से ज्यादा बजट भारत को डेवलप करने में, भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर में लगा रहे हैं। एक बार ये बन जाएगा तो इसे बार बार बनाना नहीं पड़ेगा। एक एक्सप्रेसवे 70, 80, 90 साल तक चलेगा। तो सबसे पहले भारत सरकार भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस कर रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर का जो बजट था वो काफी कम था, इसलिए अपने भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना पीछे है। मोदी गवर्नमेंट के अंदर काफी गजब तरीके से देश को डेवलप किया जा रहा है। रोड नेटवर्क के मामले में नितिन गडकरी हीरो बनकर के सामने आए हैं। रेल के मामले में अश्विनी वैष्णव को बिठाया गया है। IT सेक्टर के लिए पीयूष गोयल है। विदेश नीतियों को संभालने के लिए डॉक्टर एस जयशंकर साहब है। भारत के अंदर जो भी आपको ईडी का गेम दिख रहा है इन सबको हैंडल करने का काम गृह मंत्री है अमित शाह और ओवरऑल को ध्यान देने के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी है। पैसे को अच्छे से हैंडल करने के लिए फाइनेंशियल मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी है। नितिन गडकरी शुरू से ही डेवलपमेंट के मामले में, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में काफी आगे रहे हैं, इसीलिए उनको ये काम सौंपा गया है और वो बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। रिकॉर्ड तोड़ भारत के इतिहास में ऐसा रोड का ग्रोथ देखने को कभी नहीं मिला था जो कि नितिन गडकरी के नेतृत्व में देखने को मिल रहा है।
2014 से लेकर के 2024 के बीच में भारत के जो एक्सप्रेसवे की लंबाई है वो 4 गुना बढ़ चुकी है। आजादी से लेकर के 2014 तक जितनी भी सरकारें आई उन्होंने जितना भी एक्सप्रेसवे बनाया उससे 4 गुना ज्यादा हमने 10 सालों में बना दिया। चाइना का रिकॉर्ड तोड़ डाला। आज भारत अमेरिका के बाद दूसरा सबसे बड़ा रोड नेटवर्क वाला देश है। अब जरा सोच करके देखिए, आजादी के बाद नितिन गडकरी को ये काम सौंपा गया होता तो हमने 1970 में ही अमेरिका का रिकॉर्ड तोड़ दिया होता। अभी हम लोग कहाँ पर होते हैं। अगर रेलवे की बात करें तो रेलवे के सेक्टर में अश्विनी वैष्णव का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले हुआ है। सरकार ने वंदे भारत को लॉन्च करके पूरे भारत के रेल को बदल डाला। भारत के सारे पुराने रेलवे स्टेशन को रीडेवलप किया जा रहा है। 2030 आते आते भारत के अंदर 800 से ज्यादा सेमी हाई स्पीड ट्रेन चलेंगे, यानी कि वंदे भारत RRTS इसकी संख्या 800 हो जाएगी। हर महीने भारत के किसी न किसी शहर को वंदे भारत मिलते जा रहा है और ये सिलसिला 2030 तक ऐसे ही चलते रहेगा। अब तो बुलेट ट्रेन भी आने वाला है, उसका भी दौर स्टार्ट होगा। न सिर्फ रेलवे, हम लोग डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को भी बना रहे हैं जिससे कि मालगाड़ियों को कोई भी दिक्कत ना हो। मालगाड़ियों के लिए अलग पटरी का निर्माण किया जा रहा है जिसको कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बोलते हैं। ये सब कमाल कैसे हो रहा है? अपना ज्यादा से ज्यादा बजट भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर पर देने से। भारत में मेट्रो पर भी काफी ज्यादा फोकस किया गया है। 2030 तक भारत के 30 शहरों में मेट्रो को चला दिया जाएगा। तो ये हो गया रेलवे का ग्रोथ। अब अगर एयरपोर्ट की बात करें, 2014 में अपने भारत में टोटल 74 एयरपोर्ट थे। अभी अपने भारत में 150 से ज्यादा एयरपोर्ट मौजूद हैं। मतलब भारत के डेवलप में हर चीज पर फोकस किया जा रहा है। जिस चीज से भारत डेवलप करेगा उस चीज पर फोकस किया जा रहा है। ट्रेन हो, सड़क हो, हवाई जहाज हो, बुलेट ट्रेन हो, जिससे आपको जाना है हर चीज अवेलेबल होगा। तो जॉब के लिए विदेशों की कई कंपनियों को बुला करके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को बढ़ाया जा रहा है। यातायात करने के लिए रेलवे, हाईवे, एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, इन चीजों पर ध्यान दिया जा रहा है। लोगों के अच्छे हेल्थ के लिए एम्स पर ध्यान दिया जा रहा है। पिछले 10 सालों में एम्स की संख्या 7 से बढ़कर के 23 हो चुकी है। वैसे तो एम्स में लोगों का फ्री इलाज होता है, कुछ खर्चा लगता है, लेकिन जो ज्यादा गरीब है उनको 5 लाख तक का मुफ्त इलाज करवाया जा रहा है। जिनको बड़ी बीमारी हो गई है उनको, मैं छोटी मोटी बीमारी की बात नहीं कर रहा हूँ कि हमको बुखार हो गया था और मोदी गवर्नमेंट ने मुझे 5 लाख रुपया नहीं दिया। मैं यहाँ पर बड़ी बीमारी की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा इन सारी चीजों को डेवलप करने के लिए हमें चाहिए एनर्जी। एनर्जी पर भी काफी ध्यान दिया गया है। एनर्जी के मामले में भी हमने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जिसमें रिन्यूएबल एनर्जी ने काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। आपने खुद फील किया होगा कि 10 साल पहले जितनी लाइन कटती थी अब उतनी लाइन नहीं कटती है। 10 साल पहले जिन गांव में बिजली नहीं पहुंची थी उस इलाके में भी बिजली पहुंच चुकी है। शायद ही भारत का ऐसा कोई गांव होगा जहां पर बिजली नहीं पहुंची होगी। भारत के प्राय गाँव, प्राय राज्यों में हर एक कोने में बिजली पहुंच चुकी है। भारत का टारगेट है कि हम लोग 2030 तक सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी को 500 गीगावाट कर देंगे। गुजरात के कच्छ में दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क को लगाया जा रहा है जिसकी कैपेसिटी 30 गीगावाट की होगी। इसके अलावा राजस्थान में जो सोलर पार्क है वो भी दुनिया के सबसे बड़े पार्क में से एक है। 2030 आते आते इंडियन रेलवे में हम लोग जितना भी अभी कार्बन का इमिशन हो रहा है उसको हम लोग 0 कर देंगे। यानी कि कोयले से ट्रेन नहीं चलेगी, डीजल पेट्रोल से ट्रेन नहीं चलेगी, सिर्फ बिजली से चलेगी, जिससे कि कार्बन इमिशन 0 होगा। यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी का यूज किया जाएगा। कोयले का भी यूज नहीं करने वाले हैं हम लोग। ये जो बड़े बड़े हाईवे, मेट्रो, एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं इन सबसे कार्बन इमिशन कम हो रहा है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के बनने से वो 32 करोड़ लीटर फ्यूल के खपत को कम करेगी। जो मेट्रो है वो 2.5 लाख करोड़ लीटर फ्यूल के खपत को बचत कर रही है। तो ओवरऑल इन सब का टारगेट यही है कि कार्बन इमिशन को 0 करना है। यानी कि भारत को स्वच्छ कंट्री बनाने के लिए भी ध्यान दिया जा रहा है। इसके अलावा भारत में कई सारे स्मार्ट सिटी को बनाया जा रहा है ताकि पोल्यूशन कम हो, लोगों की एक बड़ी जनसंख्या को एक शहर में बसाया जा सके। अब कुछ लोग बोलेंगे गरीबों का क्या? भाई गरीब पर भी ध्यान दिया जा रहा है। जिनको बिजली नहीं मिलती थी उनको बिजली पहुंचाया गया, जिनको छत नहीं है उनको घर दिया गया, शौचालय दिया गया, चूल्हा नहीं फूकना पड़े इसके लिए गैस दिया गया। मतलब हर प्रकार से ध्यान दिया जा रहा है। जिनको जो फायदा हो रहा है वही इसके बारे में बता पाएंगे। जो 10 साल से भारत सरकार का फ्री में अनाज खा रहे हैं वही बता पाएंगे कि उनको अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। जिनको घर मिला होगा वही बता पाएंगे कि सच में उनको घर मिला या नहीं मिला है। तो ये जो सारी डेवलपमेंट देखने को मिल रही है ये सारी डेवलपमेंट हमें 2047 की ओर लेकर के जा रही है कि 2047 तक हम लोग डेवलप कंट्री बन जाएंगे। आज आप प्रेजेंट गवर्नमेंट के 10 सालों में सवाल उठा रहे हैं। यही सवाल आपने 65 सालों में उठाया होता तो हम अब तक डेवलप कंट्री बन चुके होते, लेकिन उस टाइम जनता ने कोई सवाल नहीं उठाया। अब अगर देश में डेवलपमेंट हो रहा है तो लोग उस पर सवाल उठा रहे हैं। खैर जो रिपोर्ट है, जो एनालिसिस है, जो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं उसको मैंने बताया। मानना ना मानना आपका काम है। बाकी आप इन सारी चीजों के बारे में क्या सोचते हैं इससे हमें फर्क पड़ता है। इसलिए आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको अपने देश में डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट एनालिसिस के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल से जो जुड़िएगा। नो थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।